तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इक्विटी। इक्विटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इक्विटी की कुछ एक डेफिनेशन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे हम लोग। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इक्विटी। इक्विटी इज़ नॉट अ वर्ड दैट कैन बी सेड टू हैव अ प्रिसाइज मीनिंग। यानी कि बेसिकली इक्विटी का ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक प्रॉपर मीनिंग निकाल सकें। उसके बाद आप देखिए, इन इट्स प्राइमरी सेंस इक्विटी इज़ फेयरनेस और फीलिंग ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। इक्विटी बेसिक है क्या? इक्विटी का मेन मकसद यही है कि आपके साथ फेयरनेस करना एंड एक जस्टिस आपको प्रोवाइड कराना, और दैट रूल ऑफ कंडक्ट इन विच द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन और क्लास ought टू बी फॉलोड बाय ऑल अदर पर्सन। उसके बाद देखते हैं एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओसबॉर्न, इट इज़ प्राइमरीली फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस। यानी कि बेसिकली इक्विटी का मीनिंग यही है। इक्विटी किस चीज़ के ऊपर चलता है? फीलिंग ऑफ फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस के ऊपर। यानी कि अगर कोई भी चीज़ जो हमारे लॉ के अंदर प्रोवाइड नहीं है तो वहाँ पे इक्विटी को देखते हुए उसका क्या दिया जाएगा, उसका आपको समस्या का आपको समाधान या उसका डिसीजन दिया जाएगा एक कॉमन लाइक फीलिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखते हुए। अब देखिए, आप जो इक्विटी शब्द है सबसे पहले मतलब कि इसको रोमन टर्म से डिराइव किया गया है जो कि है एक्विटस। इसका मीनिंग क्या है? इक्वलाइजेशन ऑफ और लेवलिंग डाउन एनी आर्बिट्रेरी प्रेफरेंस और डिनायल ऑफ जस्टिस। यानी कि बेसिकली इक्वल रखना या लेवलिंग करना किसी भी चीज़ को जो जस्टिस को, हमारे जस्टिस को लाइक कम कर रही है, कोई ऐसी चीज़ उसको इक्वल करना जिससे हर एक इंसान को इक्वल तरीके से जस्टिस मिल सके। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दी है, तो एक ए पर्सन है जो कि इस बी पर्सन का एक ओल्ड मैन का सन है। ये क्या करता है, ये जो यानी कि फादर होता है, इसने जो विल बना रखी होती है, इसने ऐसी विल बनाई होती है कि लाइक जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे लाइक इक्वली डिवाइडेड होगी। बट इसका बेटा जो होता है वो विल को चेंज कर देता है कोई ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन से कि विल में सिर्फ मेरा ही मेन पार्ट होगा, बाकी जो उसके ब्रदर्स इस तरह उनको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो ये इससे साइन करा लेता है और ये लाइक अपनी गुड इंटेंशन से उसको साइन भी कर देता है, बट इसकी मेलाफाइड इंटेंशन होती है। तो इस टाइम पे क्या करेगा, ये जो बी पर्सन है और ये इसके और जो बच्चे हैं जिनका शेयर बनता है इसके अंदर, ये क्या करते हैं, फीलिंग ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस के अंदर जो है ये इक्विटी के लिए सीख कर सकता है कोर्ट में। इक्विटी के बहुत सारे मैगजीम्स हैं इसके अंदर, जो हमारे इंडियन लॉज हैं उनके अंदर उनसे रिलेटेड सेक्शंस दिए गए हैं जो उसको फॉलो करते हैं, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो ये हमारी इक्विटी है, इक्विटी की शुरुआत हुई थी रोम से। जैसे कि हमने इसके लाइक टर्म में भी देखा कि जो इक्विटी टर्म है वो रोमन सिस्टम से ही ली गई है, रोमन टर्म है एक इक्विटी। एंड उसके बाद देखते हैं इसका बेसिकली है क्या कि ये इंग्लैंड में सबसे पहले कोई भी कॉमन लॉ नहीं था नॉर्मन कन्क्वेस्ट से पहले। उसके बाद ओरिजिन हुआ इंग्लैंड में इसका 13 सेंचुरी के एंड तक, जब ये यहाँ पे नॉर्मन कन्क्वेस्ट ख़त्म हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा था, ट्राइबल रूल ख़त्म हो रहा था एंड फ्यूडलिज्म जो था वो शुरू हो गया था। इसी के साथ ही जो कॉमन लॉ की डेवलपमेंट थी यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे था क्या, यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर 3 तरीके की कोर्ट्स थी। सबसे पहली थी कॉमन कोर्ट्स, कॉमन लॉ कोर्ट्स। तो इसके अंदर ये क्या थी, ये कोई भी जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए फेल्ड होती जा रही थी, क्योंकि सबसे पहले जो कोई भी मान लो केस था वो इन्हीं के पास आता था, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो इक्वालिटी और इक्विटी बेस्ड लॉज, देयर आर ओनली सम ऑफेंसेस। यानी कि लाइक ऐसा होता था कि आपके पास कुछ एक रूट्स होती थी, या हर एक ऑफेंस के लिए एक सेपरेट जो था हमारे पास पनिशमेंट नहीं थी। ऐसा था कि अगर आपका जो ऑफेंस है या आपकी जो जो भी आपको दिक्कत है, अगर वो उन रेट्स के अंदर फॉल होती है तो ठीक है, और अदरवाइज़ तो आपको लाइक ऐसे प्रॉपर जस्टिस, प्रॉपर इक्विटी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद था यहाँ से केस जाता था किंग्स कोर्ट के अंदर। जो किंग्स कोर्ट थी ये एक मैगजीन के ऊपर मतलब फॉलो किया जाता था, यहाँ पे किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो बेसिकली ये मतलब कि लोग इससे तंग हो चुके थे, क्योंकि लोगों को जो था वो प्रॉपरली जस्टिस नहीं मिल पा रहा था। वो किंग की मर्जी होती थी, किंग उन्हें चाहे तो जो मर्जी सज़ा दे सकता है, क्योंकि इस मैगजीन में जैसे कि किंग कोई भी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता।
तो देखते हैं, जैसे कि इसमें है इक्विटी डज रिप्रेजेंट द कंसाइंस ऑफ लॉ एंड अ मोरल करेक्शन ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू अकॉर्ड मोर विद जस्टिस। तो बेसिकली इसमें देखिए आप किंग कोर्ट में जब लोग उससे तंग हो गए थे एंड इसके और चांसेस भी थे, तो इसकी एक और कोर्ट थी जो तीसरी थी, वो थी चांसलरी कोर्ट। जो इसको कौन संभालता था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग, यानी कि ये कौन होता था? चर्च का पादरी होता था जो इस कोर्ट को संभालता था। तो इसके पास क्या थी? इसके पास किंग्स की पावर थी। तो सारी अपील्स कॉमन लॉ से कोर्ट में, मतलब किंग्स कोर्ट में आती थी। तो किंग के पास इतना मतलब टाइम नहीं होता था, क्योंकि उसको और भी अपने काम देखने होते थे, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो किंग बेसिकली करता क्या था कि अब उसने अपनी पावर को डिराइव किया हुआ था चांसलर के पास। उसके पास उसकी स्टाम्प थी एंड उसकी पावर्स वगैरह भी थी। तो शुरुआत में पहले चांसलर देखता था ये सब कुछ काम। तो चांसलर जो जस्टिस करता था वो मतलब उन रीट्स के बेस पे नहीं करता था, मतलब धीरे धीरे उसने लाइक फीलिंग ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी की डेवलपमेंट भी इसी कोर्ट के अंदर हुई। देखिए आप, ये फॉलो करता था इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को फॉलो करता था एंड इसी के अंदर जो ये क्या देता था? डिसीजन देता था। तो लोग इससे बहुत खुश हुए एंड लोग बेसिकली क्या करते थे? कॉमन लॉ कोर्ट में केस आते साथ ही लोग अपील लगा देते थे किंग को कि आप हमारा जो केस है वो आप चांसलरी कोर्ट में भेज दीजिए, क्योंकि लोगों को लाइक फीलिंग ऑफ जस्टिस पसंद आती थी, क्योंकि वो किंग के मूड के ऊपर नहीं बेस्ड रहना चाहते थे कि किंग जो है किंग, क्योंकि कोई भी जो भी डिसीजन देता था वो फाइनल होता था, तो वो उसके ऊपर बेस्ड नहीं रहना चाहते। तो किंग ने लास्ट में क्या क्या गया था? चांसलरी कोर्ट को ही सारी पावर दे दी गई थी। और ये जो थी ये मतलब कि इक्विटी के ऊपर बेस थी ये कोर्ट, तो इसी से डेवलपमेंट हुई थी इसकी इक्विटी की। एंड जो इंडिया का सिस्टम है, अब हम देखेंगे कि इंडिया में कैसा था। इंडिया में ऐसा कोई ऐसे नहीं था जैसे रोम में था या इंग्लैंड में था। इंडियन लॉ में क्या है? कोडिफाइड, यानी कि लॉ के अंदर इनको रिकॉग्नाइज तरीके से रखा गया है इक्विटी के प्रिंसिपल्स को, जैसे कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। ये पुराना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि पहले इसके अंदर था, बट अब 1963 वाला चलता है। उसके बाद इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, गार्जियनशिप एंड वोट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट का सेक्शन नंबर 7। तो ये जो इंडियन लॉज हैं ये भी बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जितने भी इक्विटी के मैगजीम्स हैं ना, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं। इंडियन लॉ में ऐसे स्पेसिफिकली कोई कोर्ट नहीं बनाई गई है जैसे इंग्लैंड में या रोम में जैसे उसकी डेवलपमेंट हुई। इंडिया में सीधा उन चीज़ों को फॉलो कर लिया गया जो इंग्लिश लॉ के अंदर मतलब उन्होंने बनाई थी। तो इंडिया का जो सिस्टम था जैसे, और इंग्लैंड के मतलब कि जो इंग्लैंड ने राज किया इतने सालों, तो उन्होंने सीधा ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया उन चीज़ों। जितने भी एक्ट हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंस से पहले बनाए गए थे और एंड ये इंग्लिश लॉ के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो वहाँ यानी कि लाइक जो इंग्लिश लॉ में ये सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया इन्होंने हमारे जो इंडियन एक्ट्स हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म होता है एंड हमने इक्विटी भी पढ़ लिया, इक्विटी की एक तो डेफिनेशंस भी देख ली और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हो गया। थैंक यू।